नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र मौर्य और आज आप लोगों से बात करने वाला हूं हाथरस गैंगरेप कांड में शुरू से लेकर अंत तक विद्वार आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। साथियों, हाथरस में जो घटना हुई है, हाथरस ही नहीं, इससे पहले निर्भया, आसिफा जैसी घटनाओं ने पूरी दुनिया में भारत का सर शर्म से झुका दिया है। पूरी दुनिया के लोग कहते हैं क्या भारत ऐसा देश है कि जहां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। पिछली वर्ष ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी ने भारत आने से मना कर दिया था क्योंकि उसको लगा कि यहाँ पर बेटियां सुरक्षित नहीं, जब देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित होंगे। और उसके परिवार वालों ने, एक खिलाड़ी थी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, उसके घर वालों ने मना कर दिया आने से भारत। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी शर्मनाक बात है ये। भारत में जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं चारों ओर बढ़ रही हैं और विशेषकर उत्तर प्रदेश में रोज लगभग हर जिलों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। गैंगरेप, कभी जो है उनकी हत्या हो जाती है, कभी हाथ काट दिए जा रहे हैं, कभी सर काट दिया जा रहा है, कभी जीभ काट दी जा रही है। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अपराधी बेखौफ हैं। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं। साथियों, जिस तरह से गैंगरेप हुआ और उसके बाद जब परिवारिक जन वहां एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो उनकी एफआईआर को नहीं लिखा जाता है। 3 दिन बाद उनकी एफआईआर मात्र 4 लाइनों में लिखी जाती है क्योंकि स्थानीय थाने का जो प्रशासन था वो नहीं चाहता था कि दोषी बलात्कारी लोगों को उन पर कोई कार्रवाई हो, इसलिए वो लोग केस को हल्का करने के लिए। और उसके बाद बहुत दबाव जब सोशल मीडिया के माध्यम से चारों तरफ से जब प्रेशर पड़ना चालू हुआ, तब इन लोगों ने 14 तारीख की घटना है, 14 सितंबर की, और 22 सितंबर को मेडिकल करवाया इतने दिन बाद। और मेडिकल में जो रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि बलात्कार हुआ ही नहीं है, शरीर में कोई चोट नहीं है, कोई खरोच के निशान तक नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट कहती है। जबकि उस लड़की को उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी थी और इसलिए उसको सांस लेने में तकलीफ थी और इसीलिए वो उसकी डेथ हो गई। लेकिन मेडिकल टीम में जो डॉक्टर थे उनकी आंखें बंद हैं, उनकी आंखों पर पट्टी चढ़ी हुई है। जब मैं ये कह लूँ, जो आरोपी थे और जो मेडिकल टीम के ज़्यादातर डॉक्टर थे वो एक ही समाज से थे, एक ही जात के थे, इसलिए उन लोगों ने आंख बंद करके इस तरह की रिपोर्ट बनाई है। और अब जब मीडिया को और विपक्ष को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है, पूरे गांव को सीज करके रखा गया था। तो एक तरफ गांव को सीज करके रखा गया था और दूसरी तरफ उस गांव में 12 गांव के सवर्ण समाज के लोग एकत्रित हुए थे और एक मीटिंग कर रहे थे। और उस मीटिंग में वो लोग साफ कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको किसी तरह बचाना है और परिवार का नार्को टेस्ट करवा करके, उनका आरोप है कि माँ और बेटे ने मिल करके अपनी बेटी की हत्या की है। इस तरह का आरोप वो लोग लगा रहे हैं, सवर्ण समाज के लोग, जो कि 12 गांवों के लोग एकत्र हुए। तो सबसे बड़ा प्रश्न प्रशासन से ये है कि जब आप मीडिया को वहां जाने नहीं दे रहे हैं, परिवार से मिलने नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि सीमा कुशवाहा जो निर्भया कांड में जिन्होंने दोषियों को फांसी दिलवाई थी, उस वकील को प्रशासन ने पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया। तो प्रशासन की कहीं ना कहीं मिली भगत है। प्रशासन इस केस को शुरू से हल्का करने में लगी है और दोषियों को बचाने में लगी है। तो प्रशासन ने वही किया, एक तरफ लोगों को परिवार से मिलने से मना किया, परिवार के मोबाइल फोन बंद रखे, परिवार को घर में ही नज़रबंद किया, और दूसरी तरफ आरोपियों को खुली छूट दे दी। वो सभा कर रहे हैं, वो भी कुछ लोग नहीं, 12 गाँव के लोग बाकायदा सभा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूं कि देखिए वो किस तरह से वो लोग बातचीत कर रहे हैं। उनकी जो सभा हुई, सभा में क्या क्या बातचीत हुई, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। जो मुआवजा बनता है मेरे बच्चों को देना और बिना जमानत के मेरे बच्चे बाहर आएंगे, क्या मेरी मांग गलत है? मेरे परिवारों का पैसा नहीं खर्च होगा, बदनामी नहीं होगी, मेरे बच्चे बलात्कारी नहीं है। FSL की रिपोर्ट कह रही है कोई बलात्कार ना हो, लेकिन कहा कि मीडिया और नेता के बलात्कार। मीडिया की रियलिटी चाहिए, मीडिया की रियलिटी। इलेक्ट्रॉनिक कोई दबाव नहीं चलेगा जब तक आप साथ हो, कोई दबाव नहीं चलेगा। उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, हम तो केवल यूं ताकत दिखाते हैं। और हमने अगर खड़े हो गए तो सब मुश्किल हो जाएगा पूरे भारत का चलना।
क्योंकि हमें चाबी, हमें इस देश की चाबी, हम तन भी देते हैं, मन भी देते हैं और धन भी देते हैं। हमारा रक्त इस मातृभूमि के लिए समर्पित हुआ है आज से लेके, और जब तक ये धरती चलेगी तब तक। तो हम तो किसी को सता नहीं रहे, परेशान नहीं कर रहे। सब नार्को टेस्ट करा लीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो एसआईटी जांच चल रही है निष्पक्ष रूप से कर लीजिए। और अगर मेरा बच्चा कोई भी निर्दोष साबित है, बिना बेल के तुरंत निकाल के बाहर भेजिए और फिर सम्मान के पीढ़ी होगी। बिल्कुल, क्या आप सहमत है मेरे साथियों? और अंतिम, कोई भी राजनेता हमारे बीच में नहीं आएगा, कोई भी पार्टी हमारे बीच में नहीं आएगी, क्योंकि हम सबकी निंदा, क्योंकि हमारे बच्चों की, हमारे समाज की सबने थू थू कर दी है, सबने हमारे बच्चों की थू थू की है। दिल दुख रहा है, हमारा दिल दुख रहा है। पूरे समाज है आगे बीमारी, हमारे साथ में अन्याय होगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कोई भी मेरा भाई हंगामा नहीं करेगा, कोई भी मेरा भाई पथराव नहीं करेगा, कोई भी मेरे भाई कुछ नहीं करेगा। मैंने सुना कि कल सवर समाजों ने वहाँ पे पथराव किया, कुछ ब्राह्मण बच्चों ने पथराव किया। मेरे भाइयों नहीं, किसी को नहीं करना है, हमें पथराव, हमें सभ्यता का पर्चा देना है पूरा, कोई उधम नहीं करना है, कोई उधम नहीं करना है। केवल राजनीतिक दलों को प्रहार बनाइए, कोई नहीं हमारा, केवल राजनीतिक दलों का विरोध करो, सब हो जाएगा। आप अगर उसे मोड़ में जाओगे तो फिर हमको दबंग बताया जाएगा। हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, हम साहब किसी पे गोली नहीं चला रहे, हम किसी को नहीं मार रहे। उन पर नहीं है, एएमयू की रिपोर्ट इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आराम से, इसको एसआईटी पे भरोसा नहीं है, इस पे कानून पे भरोसा नहीं है। क्या एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। जो तू यहाँ राजनीति कर रहा है ना, तुझे भरोसा दिला देगा लौड़िया। ठाकुर घर में पैदा होना, एक बार भरोसा दिला बेटा, मारा तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा जल्दी आ। आप लोगों ने किस तरह से सवर्ण समाज के लोग एकजुट होकर के मांग कर रहे हैं कि नहीं, दोषी नहीं है, फांसी उनको नहीं होनी चाहिए, उनको जेल से रिहा किया जाए, और पूरा आरोप लगा रहे हैं पीड़ित परिवार पर। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इस केस में, यदि लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ तो लड़की मरने के समय ऐसा बयान क्यों देकर गई? उसने जो नाम लिए हैं और अपने बयान में बाकायदा सबके नाम भी लिए हैं, और इस बात को स्वीकारा है कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। और भारत ही नहीं, दुनिया के किसी कोर्ट में मरने से पहले जो बयान होता है उसको सच माना जाता है। इसलिए भारत की कोर्ट और शासन प्रशासन मेडिकल टीम को इस बात को मानना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो मेडिकल रिपोर्ट जो बनाई गई, जो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट उसको कह सकते हैं आप, वो कह रहे हैं खरोच नहीं है, तो लड़की की रीढ़ की हड्डी फिर कैसे टूटी? मेडिकल रिपोर्ट कैसे बनाई गई? उनको ये दिखाई नहीं कि बच्ची की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। इतना सब कुछ स्पष्ट दिखने के बावजूद जो वहाँ के डीएम हैं, उनकी आंखें बंद हैं, उनकी आंखों पर पट्टी चढ़ी हुई है। किस लिए मैं नहीं जानता हूँ, किस लिए वो दोषियों का पक्ष ले रहे हैं, आरोपियों का पक्ष ले रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उन्होंने जिस तरह से पीड़ित परिवार को धमकाया है, बहुत ही शर्मनाक है। आप एक जिले के डीएम हैं, पूरे जिले की जिम्मेदारी आपके पास होती है और सभी लोग आपके लिए समान होते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से जातिवाद किया है बहुत ही शर्मनाक है। वहाँ के जिलाधिकारी कहते हैं कि पैसों के लिए परिवार अपनी बेटी की लाश की बार्गेनिंग कर रहा था। तो बताइए, क्या डीएम वहाँ के जो हैं, वो डीएम की अगर बेटी के साथ ऐसा होता, क्या तब भी वो इस तरह बयान देते? वो क्या उनकी बहन के साथ यदि ऐसा होता, क्या तब भी वो ऐसा ही बयान देते जिस तरह वो दे रहे हैं? क्या कोई माता पिता, कोई भाई अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए इस तरह करेगा, उसकी हत्या करके, और इस तरह करेगा? और शर्मनाक बात तो यह है कि अब डीएम महोदय कह रहे हैं कि मीडिया जब चली जाएगी तब आप यहाँ अकेले रहेंगे, तब आपके साथ हम खड़े होंगे। यानी वो धमका रहे हैं कि मीडिया के जाने के बाद हम आपको देख लेंगे, इस तरह की बात है। और जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं कि यदि आपकी बेटी को कोरोना हो जाता तो क्या इतना मिल पाता? मतलब वो जैसे एहसान कर रहे हैं। इतनी शर्मनाक बात, इतना शर्मनाक बयान एक जिलाधिकारी कैसे दे सकता है? तो यही सोच रहा हूँ कि इतनी शर्मनाक, अब उस जिलाधिकारी को, मेडिकल टीम को और किसी को ये नहीं दिख रहा है कि यदि लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आपने उसको जलाया क्यों, रातों रात जलाया क्यों परिवार की गैर मौजूदगी में? आप दिन में उसको जलाते,
यदि परिवार कहता तो सबसे बड़ी एक बात यहाँ पर यह है कि हिंदू धर्म के अनुसार, उत्तर प्रदेश में जो रिवाज है हिंदू धर्म के अनुसार, आप किसी भी अनमैरिड को जला नहीं सकते, उसको दफनाया जाता है। लेकिन यहाँ प्रशासन ने रातों रात उसको जला दिया। जलाने का एक ही मतलब है कि सबसे पहले आप सबूत को नष्ट करिए। उन्होंने सबसे पहले सबूतों को नष्ट किया और सबूत को नष्ट करने के बाद जब सबूत नष्ट हो गया तब केस को दूसरी ओर वो लोग मोड़ने का काम कर रहे हैं। केस को मोड़ करके गलत दिशा में केस को मोड़ रहे हैं और अब परिवार के लोगों को ही फंसाने का काम किया जा रहा है। किसी तरह परिवार के लोगों को दबाव दे करके सबसे पहले उनसे मीडिया के लोगों को या किसी नेता को, यहाँ तक कि वकील को नहीं मिलने दिया गया, इसीलिए क्योंकि यदि वो मिलेंगे वो बयान देंगे, रिकॉर्ड होगा और उसके बाद फिर शासन और प्रशासन के लोग फंसेंगे, इसलिए उनको दूर रखा गया। और अब धीरे धीरे 12 गांव के लोग इकट्ठा हुए और फिर उनका एक प्रेशर, उनके द्वारा एक दबाव बनाया जा रहा है। तो इस तरह से इस केस को कुछ दिन बाद मीडिया भी इस बात को कहेगी कि नहीं, ये तो माता पिता ने अपनी बच्ची की हत्या की थी। तो इस तरह से ये होने वाला है इस केस में। मैं तो बहुजन समाज के जो संपन्न लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप लोग हाथरस मामले को संज्ञान में लेते हुए पीड़ित परिवार को हाथरस से निकालिए और उनको एक सुरक्षित जगह लेकर जाइए ताकि उन पर स्थानीय दबाव ना पड़ सके और स्थानीय जो प्रशासन है उनका प्रेशर उनके ऊपर ना पड़ सके और वो निष्पक्ष रूप से अपनी बात को रखें। वो जिस तरह से सबूतों को मिटाया गया, उनके साथ ज्यादती हुई है, सबको ध्यान में रखते हुए पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले बहुत बार हुआ है। और यदि इस मामले में आरोपी बच गए तो इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में आम बात हो जाएंगी और लोगों को लगेगा कि चलो भाई हम तो ये सब कर लेंगे और थोड़ा सा पैसा फेंकेंगे तो मेडिकल रिपोर्ट बदल जाएगी, प्रशासन उसकी FIR नहीं लिखेगा, जिलाधिकारी इस तरह का बयान दे करके और कुछ दिन बाद मीडिया उस केस को पलट देगी। तो ये सब आम बातें हो जाएंगी। इसलिए आप लोग इस मुद्दे को तब तक बराबर उठाते रहिए, जो जिस माध्यम से संपन्न है, सोशल मीडिया के लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और बाकी जो लोग जिस तरह से संपन्न हैं उसको उठाते रहिए। आप लोग तब तक उठाइए जब तक दोषियों को फांसी नहीं हो जाती और पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक आप लोग संघर्ष जारी रखिए। आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना, अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत।